बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके लास्ट टॉपिक में हमने डुब्राइनर्स ट्राइएड को डिस्कस किया था। आज हम न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नाम में मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट उनको एक टेबल के अंदर अरेंज करते गए और वो टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल का। तो अभी हम हिस्ट्री उसकी डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले डुब्राइनर्स ने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज किया और फिर हमने कहा कि इस तरीके से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये कंसेप्ट जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड। इसने 1864 के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस की और इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। ऑक्टा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 8। तो न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स के हवाले से अपना एक लॉ पेश किया जो कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने जो ऑब्जर्वेशंस की उनको उसकी बुनियाद के ऊपर उसने ये कहा that there was a repetition in chemical properties of every 8th element। न्यूलैंड ने क्या कहा? there was repetition in chemical properties of every 8th element कि हर 8th element की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, वही प्रॉपर्टी दोबारा आ जाती है। कब ऐसा कब होता है? इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। एटॉमिक मैस का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कि जैसे पहले एटॉमिक नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये एटॉमिक मैस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो न्यूलैंड ने ये कहा कि इफ़ देयर वाज रेपिटिशन in chemical properties of every 8th element if they were arranged by their increasing atomic masses कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। हर 8th एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज ये हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, देन आ जाता है हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये एलिमेंट हैं, इनको हमने राइट किया बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको राइट किया। जो लिथियम है इसका जो एटॉमिक मैस है वो होता है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मैस जो है वो 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ये आपके सामने कुछ एलिमेंट्स राइट किए हैं मैंने और इनको मैंने राइट किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले जिसका एटॉमिक मैस कम है वो आएगा, उसके बाद जिसका एटॉमिक मैस उससे ग्रेटर है, फिर उससे ग्रेटर एटॉमिक मैस, उससे ग्रेटर एटॉमिक मैस। तो ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हमने इनको एटॉमिक मैस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट किया। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये जो लिथियम है ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ये 8th एलिमेंट है।
तो ये 8th एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। लिथियम जो है इसकी वैलेंसी भी +1 है, सोडियम की वैलेंसी वो भी +1 है। सो लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है। तो ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है ये फर्स्ट एलिमेंट जैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। यानी कि ये 8th एलिमेंट मैग्नीशियम है और फर्स्ट कौन सा है, बेरिलियम। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होंगी। बेरिलियम जो है इसकी जो वैलेंसी है वो +2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी +2 है। बेरिलियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अगर ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर जाती है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्लोरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो ये जो 8th एलिमेंट है क्लोरीन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्लोरीन जैसी होती हैं। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। फ्लोरीन की वैलेंसी -1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी -1 है। तो न्यूलैंड ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये आपके सामने एटॉमिक मास इंक्रीज हो रही हैं 7, 9, 10, एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होंगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट एलिमेंट और ये 8th एलिमेंट, अगर ये फर्स्ट होगा तो ये 8th एलिमेंट, अगर ये फर्स्ट है तो ये 8th, अगर ये फर्स्ट है तो ये 8th। तो जो एलिमेंट ऊपर नीचे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड, इसने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। उसने ये नोट किया, ही नोटेड दैट देयर वाज रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं हर 8वां एलिमेंट। यानी कि इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट 8th एलिमेंट जो है वो आ जाएगा पोटाशियम। तो पोटाशियम के एलिमेंट फिर इसके साथ रिपीट होगी। फिर यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के जैसी होगी। तो ही नोटेड दैट देयर वाज रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इसका आंसर आपने यहाँ से राइट करना है। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही नोटेड दैट देयर वाज रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। और इसके बाद एक सेंटेंस और है, ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट। ये भी राइट करना है आपने। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन पेश की, इसने उसको मौसीकी के जो सुर होते हैं उनके साथ इसको तशबीह दी। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स। जो मौसीकी के सुर हैं, जो मौसीकी से लगाव रखते हैं, उनको ये मालूम होगा कि मौसीकी के भी डिफरेंट, सपोज शायद उनके 7 सुर हैं, तो जो मौसीकी करते हैं वो पहले 7 सुर लगाते हैं, उसके बाद फिर वही पहले सुर से दोबारा उसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रही है, इसलिए न्यूलैंड ने अपने लॉ को जो म्यूज़िकल नोट्स हैं, मौसीकी के सुर हैं, उनके साथ भी कंपेयर करने की कोशिश की। तो यहाँ तक है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके बाद ये है कि हम उसकी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूलैंड ने अपने तौर पर अच्छी कोशिश की कि बेस्ट वे से वो एलिमेंट को एक टेबल के अंदर अरेंज कर सके, लेकिन न्यूलैंड का जो टेबल था इसको भी ज़्यादा रिकॉग्निशन ना मिल सकी, ज़्यादा पहचान ना मिल सकी। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि न्यूलैंड के टेबल के अंदर जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ी गई थी, कि जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं थे हुए,
जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें मालूम नहीं था उनके लिए कोई जगह इसके टेबल में हमको नज़र नहीं आ रही। अगर हम जो आज का टेबल देखें तो उसमें फ्लोरीन के बाद एक एलिमेंट आता है नियॉन और क्लोरीन के बाद आता है आर्गॉन। न्यू लैंड के टेबल में ये दोनों एलिमेंट मिस थे, यानी उस वक़्त ये डिस्कवर ही नहीं हुए थे, लेकिन इनके लिए टेबल में कोई खाली जगह भी न्यू लैंड ने नहीं रखी थी। अब अगर जैसे आपकी क्लास है तो उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें एक और स्टूडेंट ऐड हो जाता है जब वो क्लास में आए तो उसके लिए उस क्लास के अंदर चेयर ना हो, लेकिन नए आने वाले एलिमेंट के लिए या नए आने वाले स्टूडेंट के लिए कोई जगह ही ना हो तो वो एक बैड इंप्रेशन जो है वो जाएगा। तो इसी तरीके से न्यू लैंड के टेबल का ये ड्रॉबैक था कि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं थे हुए उनके लिए उसके टेबल में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई थी। उसने ये नहीं बताया कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो उसको फिर हम कौन सी जगह देंगे अपने टेबल के अंदर। तो ये न्यू लैंड के टेबल का ड्रॉबैक था। इसका क्वेश्चन है व्हाई न्यू लैंड वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन। ये जो राइट है हिज वर्क से पहले आप वाई लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई न्यू लैंड वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर क्या है? न्यू लैंड वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, क्योंकि उसने टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ी थी। और ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर राइट किए नियॉन और आर्गॉन, ये कहलाते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम। जिस ज़माने में न्यू लैंड ने ये टेबल पेश किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, उस ज़माने में नोबल गैसेस के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो नोबल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, उनके लिए कोई जगह अपने टेबल में न्यू लैंड ने नहीं रखी थी। ये था आपका टॉपिक न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इस टॉपिक के अंदर 1864 में के स्टार्ट में एक और बात बताई गई है कि एक साइंटिस्ट था कैनिज़ारो, इसने 1860 के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को मालूम करने की कोशिश की। आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ correct atomic mass of elements by Cannizzaro in 1860, attempts were again initiated to organize element। कि न्यू लैंड को जो ब्राइनर ने लॉ पेश किया था उसके बाद एक साइंटिस्ट था कैनिज़ारो, इसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस मालूम किए और जब उसने एटलीस्ट 60 एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैस मालूम किए तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने नई अटैम्प्ट्स करनी शुरू की कि फिर नए सिरे से एलिमेंट्स को अरेंज करने की उन्होंने कोशिश की। तो इन कोशिशों के अंदर फिर न्यू लैंड कामयाब हुआ और उसने ये न्यू लैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। थैंक यू।